नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। अभी हम मौजूद हैं बेगूसराय ज़िले के बंदोबस्त कार्यालय पे और यहाँ पे बंदोबस्त के लिए इसमें विशेष सर्वेक्षण के लिए बंदोबस्त विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा पिछले दिनों संविदा पे कर्मियों को नियुक्त किया गया था और उनसे बंदोबस्त के तहत विशेष सर्वेक्षण का कार्य लिया जा रहा था और उसी के तहत ये लोग काम कर रहे थे। लेकिन अचानक इनके साथ विभाग के द्वारा बहुत सारी कठिनाइयाँ होने लगी, जिसके बाद ये लोग धरना पे बैठ गए हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर मामला क्या है। बात करते हैं, अरे आप अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं बिहार विशेष सर्वेक्षण कर्मी संघ का उपाध्यक्ष हूँ। क्या नौबत आ गया आज आप लोग यहाँ धरना पे बैठ गए हैं? हम लोग पूरी ईमानदारी और तत्परता के साथ काम कर रहे थे। बिहार विशेष सर्वेक्षण का जो कार्य है ये भूमि विवाद को खत्म करने के दृष्टिकोण से किया गया है। बिहार सरकार का एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है, परंतु ऐसा देखा जा रहा है नीतिगत स्तर पे इसमें स्पष्टता नहीं है। आप देखेंगे जो डिपार्टमेंट के स्तर से निदेशक महोदय के यहाँ से जो लेटर आया है और जो बंदोबस्त कार्यालय का इंस्ट्रक्शन होता है, इसमें कहीं न कहीं विभेद आ जाता है, जिसको लेकर कार्य करने को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। खास करके बकास्त भूमि को लेकर बहुत संशय है यहाँ बेगूसराय के अंदर में एवं अन्य जिलों में भी। इस चीज़ को लेकर हम लोग क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। दूसरा हमारा डिमांड ये है कि हमारे जो कैपेसिटी है कार्य का, जो मानव बल का एक कैपेसिटी होता है और जो एक कार्य में समयावधि लगना चाहिए, उसके अनुसार हमसे कार्य नहीं कराया जा रहा है। अतिरिक्त कार्य का दबाव दिया जा रहा है। एक जो सर्वे का कार्य हमारा बहुत ही संवेदनशील कार्य है, इसका मकसद ही है विवाद को खत्म किया जाए। विवाद तभी खत्म होगा जब पूरी शालीनता के साथ, गहनता के साथ काम को किया जाए। परंतु जिस तरीके से डिपार्टमेंट कार्य का वर्कलोड दे रही है वो प्रासंगिक नहीं है, इसके खिलाफ हमारा धारणा है। दूसरी चीज़ ये है हमारे नियमितीकरण को लेकर। आज हम यूथ हैं, हमारा उम्र 25 से 30 साल के बीच में, अधिकतम जो विशेष सर्वेक्षण कर्मी है उसका उम्र एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप हमसे 2 साल 3 साल काम कराकर आप हमें नौकरी से निकाल देंगे, हमारे पास स्किल है सर्वे को लेकर के, इस काम में हम महारत हासिल करेंगे और आप हमें इस नौकरी से निकाल देंगे तो हमारे फ्यूचर में अंधकार का मामला है। इसको लेकर हमारा डिमांड है एक मुश्त सेवा विस्तार किया जाए, 60 वर्ष के लिए हमारा नौकरी अस्थायी किया जाए। जिस समय बहाली हो रहा था उसमें कुछ सेवा शर्त तो होगा ना? जी, बहाली में सेवा शर्त था, उसमें यही बहाली में क्या है, जब बहाली होती है एक आदमी बेरोजगारी से त्रस्त होता है। आप पहले बेरोजगारी का ऐसा आलम देश के अंदर ला दिए हैं, प्रदेश के अंदर ला दिए हैं कि इंसान तत्काल में बैठने का जगह खोजता है कि हमें जस्ट कहीं भी एडजस्ट करने की परिस्थिति बनना चाहिए। लेकिन हम इस राज्य के प्रदेश के नागरिक हैं और प्रदेश जो होता है कल्याणकारी संस्था है, तो हमें नियमित रोजगार देने का भी दायित्व बिहार सरकार के ऊपर है। और हमारा ये डिमांड है कि जब हमारा उम्र हमारे हाथ से निकल जाएगा फिर हम कहाँ के बचेंगे, तो भविष्य की चिंता वाजिब है। हम इतने महत्वपूर्ण कार्य में अपने ज़िंदगी के जवानी का ये उम्र आपको सौंप रहे हैं, तो हमारा बुढ़ापा कौन देखेगा, हमारा परिवार कौन देखेगा? ये हमारा पहला डिमांड है। दूसरा चीज़ ये समझिए कि जो महंगाई का आलम है, 6 से 7% इन्फ्लेशन रेट देश में चल रहा है। 2019 में हमारा मानदेय का निर्धारण हुआ था, तब से आप देखेंगे 4 साल हमारा नौकरी का हो गया। 4 साल में 24% हमारा मानदेय वृद्धि होना चाहिए, तभी तो हम महंगाई में एडजस्ट कर पाएंगे। कल के डेट में जो हमारा मानदेय 27,000 निर्धारित हुआ था, आज अगर उसमें 18% की वृद्धि नहीं किया जाता है तो जो आप 27,000 कह रहे हैं वो घट के तो 15,000 पर आ गया ना। जो हमारा मानदेय 27,000 था, आज हमको दे वही रहे हैं, लेकिन उसका जो मार्केट प्राइस हो गया वो 15,000 का काम कर रहा है। तब उसको तो कंटिन्यू कीजिए। वेतन वृद्धि कार्य को लेकर जो मापदंड है उसको सुधारा जाए, इसको देखा जाए कि कार्य किस तरीक़ा से किया जाए। इसी में कुछ महत्वपूर्ण मांग है, पहलू है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो छूट रहा है, हम लोगों ने इन सभी मांग को लेकर धरना का पूरा क्रमवार आगाज किया और एक एक चीज़ से निदेशालय को, डिपार्टमेंट को, बिहार सरकार को, मुख्यमंत्री महोदय को, हर किसी को अवगत कराया कि हमारे डिमांड पर विचार किया जाए, नहीं तो हम लोग धारणा के लिए अग्रसर होंगे। इन सारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बावजूद
भी हमारे संघ के महत्वपूर्ण पदाधिकारी महामंत्री जी के ऊपर उनके मतलब सेवा मुक्ति का कार्रवाई किया गया है, जो कहीं से भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हमारा सारा डिमांड आज के डेट में तत्काल में सेकेंडरी है। हमारा पहला डिमांड होगा, एक मुश्त डिमांड होगा, हमारे महामंत्री महोदय के सेवा मुक्ति का जो लेटर निकाला गया है उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उनका योगदान सुनिश्चित कराई जाए। उसके बाद ही हम लोग किसी पहलू पर बात करेंगे, उससे पहले किसी भी तरह की किंतु परंतु का सवाल ही नहीं होता है। उसके बाद जो हमारा डिमांड है, हमारा डिमांड ऐसा नहीं कि सिर्फ हम निजी मांग रहे हैं, हमारा डिमांड उससे परिलक्षित है ताकि काम बेहतर हो। ऐसा ना हो कि सर्वे खत्म होने के बाद कोर्ट कचहरी का अंबार लग जाए। हमें आप 2 साल की नौकरी दिए हैं साहब, संविदा की नौकरी, और चाह रहे हैं कि नौकरी भी नहीं रहे, और जब हमारे पास नौकरी भी ना हो तो हम केस मुकदमा की जंजाल में फंस जाए। ये हमारी भविष्य की चिंताएं हैं, इसको वाजिब ढंग से देखा जाए। कार्य क्षमता को देखते हुए, कार्य की परिस्थिति को देखते हुए कि ग्राउंड पर कितना काम किया जा सकता है, ताकि भविष्य में गड़बड़ ना हो, ईमानदारी से काम हो और काम जो निकले उसमें एक्यूरेसी हो। एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। जब सर्वे का काम स्टार्ट हुआ तो उस समय स्पिरिट ये दिया गया था कि हम ETS मशीन के माध्यम से सर्वे करवाएंगे, जिसमें एक सेंटीमीटर का एक्यूरेसी होगा। लेकिन अभी स्थिति ऐसा पैदा हो गया है, जब हमसे किश्तवाड़ का कार्य करवाया गया तो एरिया चार्ट नहीं दिया गया। हम एक दिन में अगर हम फीता से नाप करके प्लॉट का नापी करेंगे, एक दिन में बहुत कर देंगे, 25 किश्तवाड़ हम कर सकते हैं, और हमारे पर लक्ष्य रखा गया 250 का। कैसे काम होगा? 250 का लक्ष्य हम कैसे पूरा करें? आप हमें असंभव लक्ष्य देंगे तो हम एक्यूरेसी के साथ काम नहीं कर पाएंगे। उसका मार हमें झेलना पड़ता है रैयत से। रैयत हमारे कार्यालय में आते हैं, ऑफिस में आते हैं, हमें गाली देकर जाते हैं, हाथापाई करके जाते हैं। हमारे सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है, अनर्गल आरोप लगाते हैं। कहीं न कहीं ये तो आप कह रहे हैं कि मतलब सरकार जो है श्रम बल का आप लोगों पे डाल रहा है। मानवाधिकार का हनन है, मानवाधिकार का हनन है। ये तो कार्य क्षमता से अधिक नौकरी के नाम पे दबाव बनाकर काम करवाया जा रहा है। हम लोग ईमानदारी से नहीं करने पर नौकरी से निकाल दिया या वेतन काट दिया। साथ काम कर रहे हैं, इसके बावजूद हमारा मेहनत का पैसा हमसे वेतन कटौती कर लिया जाता है। हम 30 दिन काम करें और हमें वेतन मिलता है 25 दिन का, 20 दिन का। यह कहाँ का न्याय है? आप जो लक्ष्य का निर्धारण कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपने कहीं सैंपल टेस्ट किया है? आप जो लक्ष्य का निर्धारण करते हैं उसका सैंपल क्या है? आप एक दिन में 250 किश्तवाड़ का लक्ष्य दिए हैं, कौन कर्मी? आप पूरा MIS का डाटा उठा के दीजिए, अमीन डायरी का डाटा उठा के दीजिए। बिहार में 4000 कर्मी काम कर रहे हैं, उसका 1% भी आपके लक्ष्य के हिसाब से काम कर रहा है क्या? अगर उस लक्ष्य का अनुपालन नहीं हो सकता है, असंभव है, तो आप उसका पुनरीक्षण क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हमारे काम की समस्या को देखिए। जो वरीय पदाधिकारी है सिर्फ ऑफिस में बैठते हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी की कोई जानकारी नहीं है, एक पैसे की जानकारी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ ऑफिस में बैठकर रूल पास कर देते हैं, आदेश पास कर देते हैं। जो हमारा समस्या है वो हमारा जहाँ का तहाँ रह जाता है, और जो भी समस्या के लिए मुखर होता है आप उसका नौकरी खत्म कर दे रहे हैं। काम जो होने वाला नहीं है, हर मौजा का काम एक जैसा नहीं होता है। आप ये बताइए, कहावत सुने हैं, अंधी नगरी चौपट राजा, टके भालू टके शेर खाजा। अब बताइए ये कैसे चलेगा? किसी के राजस्व ग्राम में मात्र 25 खेसरा है, उसको टाइम दे रहे हैं 30 दिन। किसी का 25,000 खेसरा का मौजा है, उसको टाइम दे रहे हैं 30 दिन। यह कैसे संभव है? असंभव लक्ष्य देकर आप मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। एक तो आप बेरोजगारी का आलम पैदा कर दिए, और इस बेरोजगारी का गलत लाभ उठा करके हमारे युवा आज मानसिक रूप से त्रस्त है। हर कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त हो रहे हैं, कमर दर्द आ गया है, किसी का बॉडी वो स्ट्रेंथ इस जवानी में नहीं रह गया है। आप जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। बिहार के जवानी को बर्बाद कर देंगे तो हमारा फ्यूचर क्या होगा? हमारे राज्य का फ्यूचर क्या होगा? हमारा बस सिंगल पीस अनुरोध है कि यह एक महत्वपूर्ण कार्य है और हम लोग पूरी योग्यता के साथ कर रहे हैं। आप ग्राउंड रियलिटी को समझिए। ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर कोई भी कार्य योजना होता है तो जिसको लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम ना हो, समस्या का समाधान की बात नहीं हो। एक भी पदाधिकारी ग्राउंड पे जाकर समस्या को देखने का प्रयास नहीं करते हैं, एक पदाधिकारी नहीं। और सब कुछ हम लोग किसी भी तरीका से निचोड़ कर, टेरा कर, परेशान होकर हम लोग कार्य करके देते हैं। उसके हिसाब से आप हमारे ऊपर अतिरिक्त दबाव बनाते हैं। आप तो सरासर अपने वरीय पदाधिकारी पे आरोप लगा रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं।
ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। आप वरीय पदाधिकारी से जाकर पूछिए, उन्होंने कितना दिन फील्ड पर जाकर समस्या को देखा है। बेगूसराय जिला में या जहाँ भी कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ है 1904 का 1903 का कहीं फाइनल खतियान है, कैथी लैंग्वेज में हमारे पास डॉक्यूमेंट आता है। कैथी हम लोग नहीं जानते उर्दू हैं। फारसी तो सब रहता आपने है। कैथी ट्रांसलेटर के लिए क्या व्यवस्था किया? उर्दू में जो डॉक्यूमेंट आता है उसके लिए क्या व्यवस्था आपने किया? कोई व्यवस्था नहीं है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि सर नहीं हो पा रहा है, नौकरी छोड़ दो। हम बोले तो नौकरी ज्वाइन करने के लिए, क्या यह तार्किक सवाल का जवाब है? कहाँ तक उचित है ये? जो भी सर्वे के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आप जब सर्वे हुआ खतियान हमारे पास होना चाहिए। आपके नियमावली में है कि सर्वे कर्मी के लिए जो अमीन काम करने जाएंगे उनको हम पुराने खतियान देंगे। खतियान कैथी में है, जहां अवेलेबल है वहां है, और नहीं है तो हम वो भी नहीं दे रहे हैं। एक भी रजिस्टर पंजी 2 जो जमाबंदी पंजी है उसको आप शिविर कार्यालय में उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। सरकारी ज़मीन का क्या ब्यौरा है किस राजस्व ग्राम में, आप वो उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। मूलभूत सुविधा नहीं दे रहे हैं। एक शिविर कार्यालय में आप देखें, एक रूम में एक शिविर कार्यालय चल रहा है, कैसे चलेगा? पानी का व्यवस्था नहीं, सुरक्षा का व्यवस्था नहीं। इतना संवेदनशील मुद्दा है सर्वे को लेकर के, आप रैयत को नोटिस लेने के लिए जाइए, रैयत नोटिस लेने से निकाल नोटिस टाइमला कराने के लिए चौकीदार तक चिट्ठी में है कि जो चौकीदार होते हैं वो नोटिस का तमीला कराएंगे, लेकिन यहाँ हर एक काम डाटा एंट्री ऑपरेटर से लेकर के अमीन के काम से लेकर चौकीदार से काम से लेकर सारा कार्य का दबाव अमीन के ऊपर डाला गया है। इन सारे काम को करते हुए भी लक्ष्य निर्धारण असंभव है। तो हमारा सिंगल पीस डिमांड है, एक सर्वे के बारे में आप सोचिए, एक बार रिव्यू कीजिए कि समस्या कहाँ है। अगर समस्या एक आदमी में हो तो एक आदमी का दोष होगा, 2 आदमी का हो 2 आदमी का दोष होगा, लेकिन 90% लोग आपके क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो आपको क्राइटेरिया को सही करने की ज़रूरत है। आप इसको ईगो का विषय मत बनाइए। अगर हम में अयोग्यता है तो हमको बाहर कर दीजिए, ठीक है। क्या पूरा बिहार के सर्वे कर्मी अयोग्य हैं? डिप्लोमा आप सिविल इंजीनियर को इसमें बहाल किए हैं, जो आपके हर मल्टी डायमेंशनल काम को करने का काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी आप उसके तकलीफ को नहीं समझ रहे हैं, कार्य के ग्राउंड लेवल की परेशानी को नहीं समझ रहे हैं, और ऑफिस में बैठकर सिर्फ आप रूल पास कर दे रहे हैं, आदेश पास कर दे रहे हैं। ठीक है, आप पटना में बैठे हुए हैं निदेशक महोदय, आप वहाँ से चिट्ठी निकालते हैं, आपके पास फीडबैक क्या जाता है? जिला में जो बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय बैठे हुए हैं, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय बैठे हुए हैं, उनके नुमाइंदे शिविर प्रभारी महोदय बैठे हुए हैं, क्या हमारी बात को जो ग्राउंड रियलिटी है, परेशानी है, आप हमारे बात को डिपार्टमेंट तक क्यों नहीं पहुँचाते हैं? आपके ऊपर प्रेशर आता है, आप अपना प्रेशर हमारे ऊपर डाल देते हैं। आप वहाँ पे ये नहीं देखते हैं कि हमारे साथ समस्या क्या है, हमारा परेशानी क्या है। हम लोगों ने कितना बार डिमांड किया कि आप एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाइए, जो समाधान आ रहा है उस समाधान को, जो मतलब समस्या है उसको सुनिए और समाधान निदान के लिए एक उचित व्यवस्था कीजिए। उसका कोई व्यवस्था नहीं है। ये लोग हाथ ही नहीं डालना चाहते हैं। इस परिस्थिति में कैसे काम किया जाए? हमारा इन्हीं मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, यह है। लेकिन इन मांग को लेकर मैंने धरना चालू करना शुरुआत ही किया कि हमारे संघ के महामंत्री महोदय को इन्होंने रेस्टिगेट कर दिया। ये कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। और जब तक उनका निलंबन तो होता नहीं संविदा की नौकरी में, डायरेक्ट नौकरी खा जाते हैं, तो जब तक उनका नियोजन पुनः वापस नहीं किया जाता है, यह धरना अनवरत जारी रहेगा, पूरा बिहार में जारी रहेगा। और मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार को, विभाग को सीधा सुना देना चाहता हूं, अवगत कराना चाहता हूं कि अगर हमारे मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उचित कदम नहीं उठाए गए तो बहुत जल्द हो सकता है अगले सप्ताह से हम लोगों का राज्य स्तरीय प्रदर्शन पटना पहुंच जाएगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो आप समझ सकते हैं, जो लोग प्राइवेटाइजेशन का, प्राइवेट का, संविदा का समर्थन करते हैं, वो लोग जरा इन लोगों को देख लीजिए कि किस तरह से ये भी युवा लोग हैं, यूथ लोग हैं, और इनके साथ सरकार क्या कर रही है। इस चीज़ को भी आप देखिए और अपने मन में विचार कीजिए कि क्या संविदा का जो प्रोसेस सरकार अपनाती है वो सही है, कहाँ तक जायज़ है। क्या किसी मानव का बस इतना सा ही रह गया कि वो जवानी में सिर्फ अपनी जो है मेहनत, अपने श्रम का प्रयोग करे और बुढ़ापा में जाके उसके साथ क्या होगा, अपने भविष्य को अंधकार में डाल दे। जो सरकार कर रही है वो भेदभाव, वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये लोग, इन लोगों का मांग कहीं ना कहीं जायज़ है कि हमारा भविष्य सिक्योर हो,
जिस तरह से आज बता रहे हैं कि ये लोग अपनी मांग को लेकर यहाँ धरना पे बैठे और इनके जो नेता थे, महामंत्री थे, उनको सरकार ने डायरेक्ट उनकी नौकरी को खा गई। तो ये लोग अनिश्चित काल के लिए धरना पे बैठे हुए हैं। हम और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। शॉर्ट में बताइए, आप लोग का क्या मांग है? अवधि है कार्य की, वो 60 वर्ष तक करते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग तो बहुत दूर से आए हैं, हम यूपी से हैं, ये मैडम यूपी की हैं। अगर इतना टाइम यहाँ कोई आया है बाहर से तो सबको पता है, आसपास जानने वालों को, कि हाँ हमारी लड़की बिहार में नौकरी करती है। अगर ये 2 साल बाद निकाल देंगे तो हम कौन सा मुँह लेकर जाएंगे वापस अपने घर पे? बेइज्जती होगी। तो अलग आप अगर खुद बताइए, आपको आपकी जॉब से निकाल दिया जाए तो आप फेस कर पाओगे किसी को दोबारा, है ना? और यहाँ पर टाइम भी जाता ही है, तो आप इसमें कोई तैयारी भी नहीं कर सकते। इसी वजह से तो यहाँ पर तैयारी नहीं होती, तो मतलब हमको परमानेंट आप करिए तो हमारी सिक्योरिटी भी तो हो। दूसरा हमारा ये है EPF वाला इशू, हमारी सैलरी आ जाती है टाइम पे, 2-3 महीने की एक बार करके, कभी कभी 3 महीना हो जाता है वैसे। तो चलिए एक इशू हम उसको छोड़ भी देते हैं, लेकिन दूसरा हमारा EPF 2.25 साल होने को आया है और अभी तक हमारा EPF अकाउंट नहीं चढ़ा है। जो हम लोगों ने धरना दिया था उसमें भी यही सारी मांगे थी। उसमें से केवल जो लड़कियों का ऐसा जो विशेष अवकाश रहता है वो मांग पूरी की गई, बाकी कोई मांग पूरी नहीं की गई। और निदेशक महोदय के द्वारा पत्र के माध्यम से बोला भी गया था ये हो जाएगा, पर वो अभी तक अपनी बात पे जो उनकी बातें थी उन्होंने उसमें से एक भी मांग पूरी नहीं की हम लोगों की, तो मजबूरन हम लोग को दोबारा से एक कदम उठाना पड़ रहा है। दूसरा जो बंदोबस्त कार्यालय से हुआ कि कोई भी मांगते चलो स्पष्टीकरण हमारे ऊपर आए, अगर वो मेरे काम को आप देखकर स्पष्टीकरण निकालते हैं तो आप सैलरी मत काटिए किसी की। ले देखिए बहुत थोड़ी सी सैलरी, उसमें सब 15 दिन का किसी का काट देते हैं, 12,500-13 हज़ार रुपये उसका ऐसे ही कट जाए, बाकी वो बचा हुआ इंसान कैसे चलेगा? अब बताइए, अगर कोई सुख सुविधाएं हम लोग अपने लिए अगर करना चाहते हैं, मौजा जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो हम लोग को कोई महंगाई भत्ता, कोई वेतन कुछ नहीं मिलता है। ऊपर से अपना पैसा हम लोग हर जगह जाने में खर्चा करते हैं, शिविर में कोई सहूलियतें नहीं है। अगर कहीं जाते हैं बेकुछ ना इंसान सुख सुविधाएं देखना चाहता है, तो जो हमारे पदाधिकारी को हमको ये देखकर जज करते हैं कि आपके पास ये पैसा आया कहाँ से, इसका मतलब आप मौजे से घूस ले रहे हैं। तो मतलब हम लोग अगर एक गाड़ी भी चढ़ते हैं, अगर उसकी भी किस्तें देनी होती हैं तो हम लोग को उसमें भी सोचना होता है कि कहाँ से देगा इंसान। तीसरा हमारा जो ये मेन रूप से यही वाला हुआ, आपने पंकज वाला इंसिडेंट सुना ही होगा। हम लोग यहाँ पर आके बैठे तो उससे पहले हम लोग को डराने की भी कोशिश की गई कि आप लोग अगर ये कर रहे हैं तो ये कदम आप पहले ही बैक ऑफ कर जाइए इस चीज़ से, नहीं तो आपको भी अंजाम भुगतना हो सकता है। हम हैं, आप हैं, इतने सारे लोग हैं, ये किसी के भी साथ हो सकता है। पर अगर ऐसे ही करके बैक ऑफ कर देगा इंसान, तो जिस बंदे की वो नौकरी गई हुई है वो क्या वापस आ पाएगी? तो हम लोग सबसे पहले चाहते हैं कि पंकज जी के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, और उनको मतलब सम्मान सहित उनको वापस से ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। तब तक तो हम पहले बार उठने वाले हैं नहीं, और ये काम भी ऐसे ही बंद रहेगा जब तक हमारी सुविधाएं हमको नहीं मिलेंगी, तब तक हमारा शिविर का ताला भी नहीं खुलेगा। दूसरा, ऐसे ही हम लोग कब तक बैठेंगे हम आपको ये अवधि नहीं बता सकते। हमको मांग जो है हमारा मांग पत्र में लिखकर एकदम अच्छे से दे दें तो हम लोग उस पर विचार करेंगे, तो उसके बाद हम लोग ऑटोमेटिकली काम पे वापस चले जाएंगे, हमारा शिविर भी खुलने लगेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना ही बोलना चाहूँगी। थैंक यू। तो जो स्थिति है कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो सर्वे का बिहार सरकार का काम है वो कहाँ तक सफल हो पाएगी, इस पे भी सवाल या निशान खड़ा होता है। कि ये लोग बता रहे हैं, जो ये खुद ये लोग काम करते हैं और काम के दौरान इनको जो दिक्कत आता है वो विभाग के द्वारा सॉल्व नहीं किया जाता। जब सॉल्व नहीं होगा तो स्वाभाविक है जो सर्वे का काम है वो प्रभावित होगा, और ये सर्वे का काम बिहार सरकार का एक कह सकते हैं प्राथमिकता का काम है। लेकिन इसमें जो विभागीय लापरवाही की जा रही है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी बात आप लोग इस विषय पे क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करें। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।